नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सही बात है। दोस्तों, आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं एक कम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको डॉक्टर नीमराज सुंडा जी ने लिखा है। आज हम लोग इसका 65वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वीड साइंस का चौथा पार्ट। इससे पहले मैं 3 पार्ट जो वीड साइंस का है उसको मैंने पढ़ा दिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चौथे पार्ट को, वो भी किसका? वीड साइंस का। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीड साइंस में आज हम क्या पढ़ेंगे? कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपकी बुक में लिखे गए हैं उन्हीं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है एंगस्ट्रॉम। जैसे आप लोगों ने सुना होगा किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, इसी तरीके से लाइट ईयर, ये सब क्या होते हैं? ये डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, किसी चीज़ की लंबाई को मेजर करने के लिए एक मेजरिंग यूनिट होता है। लेकिन हमको बड़ी चीज़ मेजर करने के लिए तो है, लेकिन अगर कोई बहुत छोटी चीज़ हो तो उसको किस तरीके से मेजर करेंगे? उसको मेजर करने के लिए हमारे पास मिलीमीटर, नैनोमीटर, ठीक, इसके साथ साथ माइक्रोमीटर, माइक्रोन, उसके बाद एंगस्ट्रॉम, ये सब हमारे पास छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको मेजर करने के लिए यूज करा जाता है। उसी में एक टर्म आता है एंगस्ट्रॉम, जो कि माइक्रोन से भी छोटा होता है। एक माइक्रोन से भी छोटा होता है एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 टू द पावर -10, 10 की घात -10 मीटर में एक एंगस्ट्रॉम होता, मतलब 1 मीटर में 10 की पावर -10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। मतलब कि 1 मीटर के 10 मिलियनथ पार्ट को, 10 मिलियन मतलब 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो 10 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़। तो 1 करोड़वें भाग को, 1 मीटर कोई लेंथ है, उसमें हमने 1 करोड़ बराबर पार्ट कर दिए, तो उसमें से जो 1 करोड़ में से 1 पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। अगर हम सेंटीमीटर में बात करें कि 1 सेंटीमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, तो 10 टू द पावर 8 एंगस्ट्रॉम होते हैं। समझ गए? इतना छोटा यूनिट होता है ये किसी की लेंथ को मेजर करने का। इसके बाद एक अगला जो पॉइंट है वो है एसिड सल्फेट सॉइल। एसिड सल्फेट सॉइल, ऐसा सल्फेट सॉइल जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में सल्फ़र के ऑक्सीडेशन की वजह से बनती है, जिसका पीएच 4 से भी कम होता है, यानी कि वेरी एसिडिक सॉइल होती है, बहुत ज़्यादा अम्लीय मृदा जिसको हम कहते हैं। मेनली डेल्टाइक में पाया जाता है, डेल्टाइक या कोस्टली रीजन में पाया जाता है। इसके साथ साथ कोस्टी रीजन में पाया जाता है। मतलब बात ऐसे समझो कि यार समुद्र के आसपास जहाँ डेल्टा होता है वहाँ इसको पाया जाता है। इसके साथ साथ जो बहुत एसिडिक सॉइल होती है उसको हम कैट क्ले भी कहते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्म है, ज़रूर याद कर लेना दोस्त, क्योंकि कैट क्ले काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो हाईली एसिडिक सॉइल होता है उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको कैट क्ले के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद एक टर्म आता है अडहेसन और एक टर्म आता है कोहेसन। दोनों एक दूसरे के जैसे लगते हैं, काफ़ी बार कन्फ्यूज़न होता है कि कोहेसन क्या है और अडहेसन क्या है। इसको डिटेल में समझ लेते हैं। देखो, मैं अपनी ट्रिक बताता हूँ, मैं किस तरीके से इसको लर्न किया था। हिंदी में अगर बात करें तो एक का नाम होता है असंजन और एक का नाम होता है ससंजन। ठीक, असंजन और ससंजन को भी समझ लें और कोहेजन और अडहेसन को भी समझ लें। अगर हम लिखते हैं अडहेसन को तो हमारा पहला वर्ड आता है ए, और दूसरा अगर हम कोहेजन लिखते हैं तो पहला वर्ड आता है सी। ए से आप क्या समझ सकते हो? अल्टरनेट। क्या? अल्टरनेट समझ सकते हो? अल्टरनेट का मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक के बाद तीसरे के बाद चौथा, ये तरीका होता है अल्टरनेट का। सी से याद कर सकते हो कॉमन, ध्यान से समझना पहले।
सी से याद कर सकते हो कॉमन, कॉमन का मतलब एक जैसे, कॉमन का मतलब एक जैसे। अब बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। इतना तो समझ गए ना कि ए का मतलब अल्टरनेट मतलब अलग अलग, और सी फॉर कॉमन मतलब एक जैसा। तो एडहेशन होता है ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट बाइंड द मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट काइंड, जैसे सॉइल एंड वाटर। जब कोई मॉलिक्यूल होता है तो वो दूसरे मॉलिक्यूल को अपने पास अट्रैक्ट करता है। कोई दो मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट होते हैं, तो अगर वो दोनों मॉलिक्यूल किसी डिफरेंट काइंड के हैं तो उनके अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं एडहेशन। और कोई अगर ऐसा मॉलिक्यूल है जो सेम काइंड के हैं, इनके बीच में जब कोई अट्रैक्शन लगता है तो उनको हम बोलते हैं कोहेजन। अब बात ध्यान से समझना, एडहेशन में क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे पास क्या है, लड़कियों का, ऐसे समझो लड़कियों का क्या होता है, ओंठ होता तो खैर हम लोगों में भी है, लेकिन लड़कियां अपने लिप पर क्या लगाती हैं, लिपस्टिक आती है, ठीक, लाल पीला हरा नीला वो करती रहती हैं। तो क्या करती हैं कि हमारा ओंठ कोई दूसरे मॉलिक्यूल का बना है, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और उसके साथ साथ अगर हम किसी लिपस्टिक की बात करें तो वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल का होता है। लेकिन जब इसको हम ओंठ पर लगा लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, जब लड़कियां ओंठ पर उसको लगाती हैं तो चिपक जाता है। तो वो किस फोर्स की वजह से चिपक रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल दोनों अलग अलग हैं, हमारा ओंठ में दूसरा मॉलिक्यूल है और लिपस्टिक में दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन वो चिपक गया क्यों, क्योंकि उसमें एडहेशन वाला फोर्स लग रहा है। इसके साथ साथ जैसे फेविक्विक होता है, फेविक्विक दूसरे मॉलिक्यूल का होता है और प्लास्टिक दूसरे मॉलिक्यूल का होता है, लेकिन जब हम फेविक्विक प्लास्टिक के ऊपर डालते हैं तो वो चिपक जाता है। इसी के तरीके से अब गोंद देखिए, जो गम होता है, गम दूसरे मॉलिक्यूल का होता है, कॉपी दूसरे मॉलिक्यूल की होती है, लेकिन ये दूसरे को आपस में चिपका लेते हैं। तो जब डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्शन लगाते हैं तो उनको हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स, यानी एडहेशन बोलते हैं। और जब कॉमन होते हैं तब उनको हम क्या बोलते हैं, कोहेजन बोलते हैं। जैसे कि वाटर का एक मॉलिक्यूल वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ चिपक जाता है, चुंबक का एक टुकड़ा दूसरे चुंबक के साथ चिपक जाता है, तो वो दोनों कॉमन है, ये भी चुंबक है वो भी चुंबक है, दोनों एक जैसे हैं, तो कॉमन है तो कॉमन से ही कोहेजन बना है। इस तरीके से याद कर सकते हो कि एडहेशन क्या होता है और कोहेजन क्या होता है। आई होप आप दोनों को मतलब आप लोगों को इन दोनों चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा, एडहेशन और कोहेजन, कन्फ्यूज़न नहीं हो इसलिए मैंने ट्रिक भी बता दी कि कोहेजन में कॉमन होता है, सी से कोहेजन और सी से कॉमन। कॉमन का मतलब एक जैसा, तो जब एक जैसा मॉलिक्यूल में फोर्स लगेगा तो वो कोहेजन होगा, और डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स में जब फोर्स लगेगा तो उसको हम एडहेशन बोलते हैं। दोनों अगर क्रिस्टल क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। फिर आगे बात करते हैं एजोला की। एन एक्वेटिक फर्न मतलब एक ऐसा जलीय फर्न हुच फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स करता है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ एनाबिना अजोली, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गे कहते हैं, हुच लाई इन इट्स कैविटीज़। एनाबिना अजोला जो होता है ये इस तरीके का होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में जो तालाब होते हैं, जब बरसात का मौसम आता है तो तालाब में ढेर सारा पानी भर जाता है, उसके बाद वहाँ पर एक हरे कलर का एक एजोला, इसको फर्न बोलते हैं, ये डेवलप हो जाता है, जिससे पूरा जो पानी है वो पूरा पानी का जो ऊपरी सतह है वो बिल्कुल हरा हरा हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं एजोला, और इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है एनाबिनी एजोली। ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, इसी का साथ सिम्बायोसिस करके रहता है। एनवायरनमेंट के जो एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है इसको सॉइल में फिक्स करता है, या ऐसे कह सकते हो कि ब्लू ग्रीन एल्गी को देता है। अब बात करते हैं एरोपोनिक्स की। एक वर्ड होता है एरोपोनिक्स और दूसरा वर्ड होता है हाइड्रोपोनिक्स। एरोपोनिक्स में एयर है, हाइड्रोपोनिक्स में हाइड्रो है। हाइड्रो का मतलब होता है लैटिन भाषा में जल, एरो का मतलब होता है एयर।
तो हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसा सिस्टम होता है क्रॉप ग्रो करने का, जिसमें क्रॉप की जो रूट होती है उसके पास एक मॉइस्चर दिया जाता है, जिस मॉइस्चर में सभी न्यूट्रिएंट होते हैं, और उसके हिसाब से फिर आपकी जो क्रॉप है वो ग्रो हो जाती है। इसमें आपका सिट्रस और ओलाइव इन दोनों क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। इसके साथ साथ आप कुछ लीफी वेजिटेबल्स हैं उनको ग्रो कर सकते हैं। डिटेल में समझते हैं कि कैसे काम करता है। जैसे आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये आपका आलू का पौधा है ठीक। अब ये कैसे है, ये ज़मीन में नहीं लगा है। आप देखेंगे तो ये ऊपर जो है, इस ट्रे के ऊपर आपका ये फोलियज पार्ट है, यानी कि तना और पत्तियां वाला पार्ट है। इसके नीचे आपका रूट का डेवलपमेंट हुआ है और रूट में आलू लगा हुआ है। ये कैसे काम करता है कि एक बहुत बड़ा सा चैम्बर होता है, उस चैम्बर में इसका जो रूट वाला पोर्शन होता है, इसके रूट वाले पोर्शन में मॉइस्चर दिया जाता है, जिस मॉइस्चर में न्यूट्रिएंट, पौधे के लिए जितने इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं वो सभी उस मॉइस्चर में रहते हैं। और ये मॉइस्चर धीरे धीरे इस पूरे चैम्बर में फैलता रहता है, और जो प्लांट होता है वो अपने रूट में इस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, जिससे इसके अंदर जो मॉइस्चर के अंदर न्यूट्रिएंट है ये प्लांट के रूट में चला जाता है, और प्लांट बिना किसी सॉइल के ही आराम से ग्रो हो जाता है। इसको बोलते हैं हम एरोपोनिक्स। समझ गए। एक होता है हाइड्रोपोनिक्स, इसमें एक न्यूट्रिएंट का सॉल्यूशन पानी के अंदर मिक्स कर दिया जाता है, फिर उसी पानी में प्लांट के रूट को डिप कर दिया जाता है। तो प्लांट बिना मिट्टी के ही केवल वो जो पानी है, उसी पानी के अंदर जो न्यूट्रिएंट है उसी को एब्जॉर्ब करके प्लांट ग्रो हो जाता है। आपको मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एरोपोनिक्स में आपका मॉइस्चर रहता है, मतलब हवा में, ऐसे हवा में जो मॉइस्चर होता है उसको लिया जाता है, और उसी मॉइस्चर में जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको भी ले लेता है। लेकिन ये जो मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट होता है ये आर्टिफिशियली दिया जाता है। लगता तो जैसे जैसे हवा में ऐसे लटक रहा है, वहाँ से फिर न्यूट्रिएंट पाता रहता है। हाइड्रोपोनिक्स में जितने भी न्यूट्रिएंट हमको पौधे को देने होते हैं वो सब पानी में मिलाकर दे देते हैं। इसकी एक प्रॉपर टेक्निक होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, उसके हिसाब से फिर हम इसको ग्रो कर सकते हैं। फिर एक अगला जो टर्म है वो है एनहाइड्रस अमोनिया। ये एक नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है जो ड्राई और हाईली एसिडिक नेचर का होता है। ये जो है आपका काफ़ी एसिडिक नेचर का होता है। इसके अंदर 148 एक्विवेलेंट एसिडिटी पाई जाती है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो एनहाइड्रस अमोनिया का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिससे क्वेश्चन बन सकता है, वो होता है कि एनहाइड्रस अमोनिया में नाइट्रोजन कितना पाया जाता है। तो एनहाइड्रस अमोनिया जो है इसके अंदर 82% नाइट्रोजन पाया जाता है। कोई भी आपका फर्टिलाइज़र ऐसा नहीं है जिसके अंदर इतनी मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता हो जितना कि एनहाइड्रस अमोनिया में पाया जाता है। आपका जो यूरिया है, यूरिया में 46% नाइट्रोजन केवल पाया जाता है, लेकिन एनहाइड्रस अमोनिया में 82% नाइट्रोजन पाया जाता है। तो आप कहेंगे सर जी तब इसको यूज क्यों नहीं करते हैं, क्या ये महंगा आता है? हाँ, पहली बात तो ये महंगा भी आता है, यूरिया की अपेक्षा ये ज़्यादा महंगा है। और दूसरा इसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एसिडिक नेचर का होता है। अगर हम बार बार सॉइल में यूज करेंगे तो हमारी जो सॉइल है वो एसिडिक सॉइल हो जाएगी, जिससे हम अपनी क्रॉप को ग्रो करने के लिए फिर बाद में जो सॉइल की कंडीशन है वो ख़राब हो जाएगी। इसी वजह से इसको कम यूज किया जाता है। आई होप कि आपको ये अनहाइड्रस अमोनिया जो है ये भी समझ में आया होगा। उसके बाद अगर हम बात करें एल्यूमिना सिलिकेट, दीज आर मोस्ट कॉमन एंड प्रिंसिपल सॉइल फॉर्मिंग मिनरल्स, जैसे फेल्सपार, माइका एंड क्वार्टज। जो फेल्सपार, माइका और क्वार्टज होता है ये मिनरल्स होते हैं जिनकी मदद से, मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर की मदद से ही सॉइल बनी होती है। फंडामेंटल सॉइल साइंस जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था उसमें बताया था कि सॉइल मिनरल मैटर से, रॉक से और उसके साथ साथ जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है, इन्हीं के मिक्सचर से सॉइल बनी होती है। तो ये जो मिनरल्स होते हैं, चाहे फेल्सपार हो, चाहे माइकाज हो और चाहे क्वार्ट्ज हो, इन्हीं के अंदर एक एल्यूमिना सिलिकेट पाया जाता है। ये सबसे ज़्यादा कॉमन एक मिनरल होता है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है।
काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हमारे अर्थ क्रस्ट पर, जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है जिस पर हम खेती करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा मिनरल पाया जाता है। तो आपका जो ऑप्शन है एल्युमिनियम, वो सबसे सही ऑप्शन होता है, क्योंकि एल्युमिनियम हमारे अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसी एल्युमिनियम में एल्यूमिना सिलिकेट होता है, इस मिनरल में पाया जाता है, चाहे फेल्सपार हो, चाहे माइकाज हो और चाहे क्वार्ट्ज हो, इन मिनरल्स में आपका एल्युमिनियम सिलिकेट पाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला जो पॉइंट है वो है आर्गिलेशन। इट इज़ ए प्रोसेस बाय व्हिच द डिस्पर्स्ड क्ले पार्टिकल्स आर फॉर्म अपर टू द लोअर सॉइल होराइजन रिजल्टिंग ए टेक्सचरल होराइजन। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एक ऐसी मिट्टी है, उस मिट्टी के अंदर आपका क्ले है, ठीक, लेकिन समस्या ये है कि ये जो क्ले है ये ज़मीन के ऊपरी सतह पर ना होकर ज़मीन के निचली सतह पर है। जैसे कि आपका ये सॉइल है, अब अगर आप ध्यान से देखिए तो इसके अंदर ये जो ब्राउन कलर आपको दिख रहा है, ये वाला, ये कलर जो है ये आपका किसको बता रहा है, इसको मान लीजिए कि आपका ये क्ले है। तो हम क्या करेंगे कि जब इसकी जुताई करेंगे तो इसका जो ये वाला पार्ट है इसको ऐसे काट के और ऐसे पलट देंगे, जो आपका मोल्ड बोर्ड प्लाऊ आता है उससे इसकी जुताई कर देंगे, मिट्टी पलट हल से। तो इससे आपका जो ये मिट्टी है इस तरीके से पलट उठेगी और पलटने के बाद इस तरीके से ऊपर आ जाएगी। तो आपका जो ये वाला पार्ट ज़मीन के अंदर था, ये बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ आपके ऊपर हो गया, ज़मीन के ऊपर हो गया है, जिसकी वजह से आपका जो सॉइल है वो एक टेक्सचरल होराइजन बना लेती है, आप अच्छे से कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं आर्गिलेशन। समझ गए बात। अब आगे बात करें एग्रोनॉमिक इफिशियंसी, यूनिट ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस्ड पर यूनिट इनपुट न्यूट्रिएंट एडेड। मतलब कि किसी एक यूनिट, मान लो कि हमने 5 रुपये की कोई एक न्यूट्रिएंट डाला, बात समझना, हमारे पास एक क्रॉप है जो हम ग्रो कर रहे हैं, अगर उस पर हमने 5 रुपये का कोई न्यूट्रिएंट डाला जिसकी कॉस्ट 5 रुपये थी, तो क्या हमारा जो प्रोडक्शन है क्रॉप का वो 5 रुपये बढ़ेगा? ये बात समझो। अगर हमने किसी क्रॉप में 1 यूनिट कोई चीज़ डाली, उसके एवज में हमारे क्रॉप में कितनी यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, इसी को हम बोलते हैं एग्रोनॉमिक इफिशियंसी। जैसे मान लो कि हमने 1 रुपये का न्यूट्रिएंट डाला और हमको 1 रुपये की क्रॉप मिल गई, तब तो हम न्यूट्रिएंट डालेंगे। लेकिन हमको मान लो 1 रुपये की हमने उसमें न्यूट्रिएंट डाला और हमको केवल 50 पैसे का क्रॉप प्रोडक्शन मिला, तो क्या हम करेंगे, न्यूट्रिएंट डालेंगे? नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारी इफिशियंसी घट गई है। तो उसी को एग्रोनॉमिक इफिशियंसी बोलते हैं। अगर हमने 1 रुपये का न्यूट्रिएंट डाला और हमारी क्रॉप में जो प्रोडक्शन है वो 1 रुपये का न्यूट्रिएंट डालने की वजह से 2 रुपये का प्रोडक्शन हो गया, तो क्या हम करेंगे? ज़रूर करेंगे, क्योंकि लगाना 1 रुपये पड़ रहा है और मिल रहा है 2 रुपये, यानी कि 1 रुपये का भी फ़ायदा हो रहा है। अगर हम 1 रुपये का डाल रहे हैं, हमको 1.5 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तब भी डालेंगे। 1 रुपये का डाल रहे हैं, 1 ही रुपया मिलेगा, तब हम डालेंगे, लेकिन इसके बाद नहीं डालेंगे। मतलब बिल्कुल अब ये मैक्सिमम है, अब इसके ऊपर नहीं डालेंगे। अगर फिर से हमने 1 रुपये का डाल दिया, हमारा प्रोडक्शन आधे रुपये का हुआ, तब हमारा घाटा हो जाएगा, क्योंकि हमने लागत तो लगाई 1 रुपये की, लेकिन हमारा प्रोडक्शन हुआ आधे रुपये का। इसी को बोलते हैं एग्रोनॉमिक इफिशियंसी, कि पर यूनिट न्यूट्रिएंट अप्लाई करने पर हमको कितना क्रॉप प्रोडक्शन, कितनी यूनिट क्रॉप प्रोडक्शन मिल रहा है। इसी के रेशियो को बोलते हैं एग्रोनॉमिक एफिशिएंसी। फिर अगला एक टर्म है एंटीडोड, ए केमिकल अप्लाई टू प्रिवेंट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ए स्पेसिफिक पेस्टिसाइड ऑन ह्यूमन बींग्स। कह रहा है कि एंटीडोड एक ऐसा केमिकल होता है जिसको ह्यूमन बीइंग में अप्लाई किया जाता है जब ह्यूमन बीइंग कोई एक हार्मफुल केमिकल के इफेक्ट में आ जाता है। जैसे हमको किसी सांप ने काट लिया, बात समझना, हमको किसी सांप ने काट लिया तो हमको उसका एंटीडोट चाहिए होगा, जिससे
कि सांप का जो जहर है वो हमारी बॉडी में फैल कर जो नुकसान कर रहा है उससे हमको बचाया जा सके। तो इसी को बोलते हैं एंटीडोट, जो किसी एक हार्मफुल सब्सटेंस को न्यूट्रलाइज कर दे उसको बोलते हैं एंटीडोट। ऐसा केमिकल जो किसी दूसरे हार्मफुल केमिकल को न्यूट्रलाइज्ड कर दे उसको हम बोलते हैं एंटीडोट केमिकल। इसके बाद जो अगला टर्म है वो है ब्लाइंड कल्टीवेशन। इसी को हम ब्लाइंड होइंग भी कहते हैं। कल्टीवेशन बिफोर द क्रॉप इज इमर्ज्ड स्पेशली प्रैक्टिस्ड इन पोटैटो एंड शुगर केन इज डन फॉर वीड कंट्रोल। जो ये ब्लाइंड कल्टीवेशन है इसको जब मैंने शुगर केन की क्रॉप पढ़ाई थी उसमें अच्छे से डिटेल में समझाया है। एक बार फिर से समझा देते हैं। जब हम कोई क्रॉप ग्रो करते हैं तो हम सीड डाल देते हैं यहाँ पर, ध्यान से समझना। ये सॉइल का सबसे ऊपरी पार्ट है और ये जो आपका रेड कलर में दिख रहा है ये आपका क्रॉप है, और ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये क्या है, आपका बीड है। ये क्रॉप का सीड है रेड वाला, और ये ग्रीन वाला खरपतवार का सीड है। जब हमने इसको सोइंग कर दी तो हम क्या देखते हैं कि ये जो खरपतवार है ये अभी उग गया है। ठीक, देखिए खरपतवार उग गया है, लेकिन आपका जो अभी सीड है ये अभी ज़मीन के ऊपर नहीं आया है। तो हम क्या करेंगे कि एक हल्की सी जुताई कर देंगे। तो जो जुताई कर देते हैं तो ऊपर का जो ये खरपतवार निकला हुआ है ये खरपतवार डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद जो हमारी ये मेन क्रॉप है ये अच्छे से ग्रो हो जाएगी। मतलब कि क्रॉप के ग्रो होने से पहले जो कल्टीवेशन हम सोइंग के बाद, कोई फिर से समझना, कोई भी कल्टीवेशन जो सीड के सोइंग के बाद और उनके जर्मिनेशन से पहले करी जाती है उसको हम ब्लाइंड कल्टीवेशन कहते हैं। गन्ने की बुआई हमने कर दी लेकिन गन्ने के पौधे अभी स्प्राउट नहीं हुए हैं, उनके बीच में जब हम कोई कल्टीवेशन करते हैं, कोई टिलेज ऑपरेशन करते हैं तो उनको हम ब्लाइंड होइंग बोलते हैं। फिर अगला जो टर्म है उसको हम बोलते हैं बायोस्टैटिक इफेक्ट, रिड्यूस्ड माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ऑन ए पेस्टिसाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सम केमिकल कॉल्ड एक्सटेंडर्स। कह रहा है रिड्यूस्ड माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ऑफ ए पेस्टिसाइड, किसी भी पेस्टिसाइड का प्रेजेंस में कोई केमिकल, अगर वो कोई केमिकल के प्रेजेंस की वजह से किसी हर्बिसाइड के जो माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन है वो घट जाए तो उसको हम बोलते हैं बायोस्टैटिक इफेक्ट। फिर से ध्यान से समझो कि कोई एक केमिकल की वजह से जो हर्बिसाइड हमने डाला है वो हर्बिसाइड बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन को कम कर दे रहा है, उसको हम बोलते हैं बायोस्टैटिक इफेक्ट। दूसरे भाषा में समझो, कोई एक ऐसा केमिकल जो हमारे हर्बिसाइड के काम को कम कर दे उसको हम बोलते हैं बायोस्टैटिक इफेक्ट। जैसे बोरान इज ए बायोस्टैटिक इफेक्ट टू 2,4-D। अगर हमारी क्रॉप में, हमारी सॉइल में बोरान अच्छी मात्रा में पाया जाएगा तो जब हम 2,4-D डालेंगे तो 2,4-D की जो इफ़िशियंसी है, यानी कि इसके खरपतवार ख़त्म करने की जो क्षमता है वो काफ़ी कम हो जाएगी। किसकी वजह से? बोरान की वजह से। इसी को हम बोलते हैं बायोस्टैटिक इफेक्ट। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो अगला पॉइंट है वो है बेल यूनिट। बेल यूनिट द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट एसोसिएटेड विथ 50% ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल यील्ड। मतलब कि कितना एक अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट 50% मैक्सिमम पॉसिबल यील्ड के लिए। बात समझो इसको, हमको मान लो एक क्रॉप ग्रो करनी है, ठीक, उस क्रॉप को हमको 100 क्विंटल ग्रो करना है। तो अगर हम उसकी 50% ही प्रोडक्शन करें, मतलब कि 100 क्विंटल ना करके हम केवल 50% प्रोडक्शन करें, तो हमको कितना न्यूट्रिएंट देना होगा, इसी को बोलते हैं बॉल यूनिट। समझ गए? 100 क्विंटल अगर किसी चीज़ की प्रोडक्टिविटी है मैक्सिमम, उसको हमको 50 क्विंटल ही प्रोड्यूस करने के लिए
कितना न्यूट्रिएंट देना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं बॉल यूनिट। आई होप आपको इतने जो टर्मिनोलॉजीज़ थी वो समझ में आई होंगी। आगे की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको हम अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।